नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और मैं लाया हूँ आज क्लास 12 का सीजी ओपन स्कूल का है। ये सीजी ओपन बोर्ड क्लास 12 का अकाउंट का ये असाइनमेंट नंबर 2 है। ठीक है, तो उसका आंसर मैं आज आपके लिए लाया हूँ। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, ह्रांस की स्थायी किस्त पद्धति और घटते हुए शेष पद्धति में हमको अंतर बताना है। तो उसका पहले का आंसर है, आपको 4 पॉइंट लिखने के लिए बताया गया है। तो 4 पॉइंट लिखने इसमें। तो पहला जो है, ह्रांस की स्थायी किस्त पद्धति में क्या होता है कि ये इसकी जो राशि रहती है ह्रांस की सालों साल तक एक जैसी रहती है और इसमें राशि जो है प्रति वर्ष घटती है। इसमें ह्रांस का आयोजन करते करते अंतिम वर्ष में संपत्ति का मूल्य स्वतः ही शून्य हो या अवशेष के बराबर हो जाता है। और इसमें जो है संपत्ति का मूल्य शून्य तक कम नहीं हो सकता, चाहे उसका अवशेष मूल्य शेष मूल्य हो या ना हो। ठीक है, इन दोनों में ये अंतर है। उसके बाद है कि ये जो विधि है स्थायी किस्त पद्धति वो सरल है और गणना करना आसान होता है। और जो घटते हुए शेष पद्धति वहाँ पे क्या होता है कि ह्रांस की दर को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता। और इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट, ह्रांस प्लस मरम्मत व्यय के रूप में लाभ हानि खाते पर कुल भार पुराने वर्षों की अपेक्षा आने वाले वर्षों में अधिक होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, घटते हुए शेष पद्धति में ह्रांस प्लस मरम्मत के रूप में स्थायी रूप में संपत्ति के जीवन काल में प्रत्येक वर्ष लाभ हानि खाते पर लगभग समान भार पड़ता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता है, उतना ही भार पड़ता है। उसके बाद दूसरा जो आपका प्रश्न था उसमें अदत्त व्यय दिया था और 3-4 ऐसे दिए, उसको आपको प्रविष्टि करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें जो था अदत्त व्यय था, तो अदत्त व्यय का उदाहरण देते हुए उसका जनरल प्रविष्टि करना है। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए लीजिए, दिसंबर 2020 के लिए 10,000 रुपये का किराया अदत्त है। अदत्त मतलब बाकी है, देना, दिया नहीं है अभी तक। इसकी जनरल प्रविष्टि इस प्रकार होगी। तो आप लोग इस प्रकार से उसको लिखेंगे, किराया खाता, नाम मतलब डेबिट, 10,000 अदत्त किराए खाते से 10,000, दिसंबर के लिए किराया भुगतान बाकी है। ठीक है, तो मतलब ये दिया नहीं है, ये दिया है हमको, दायित्व है ना। तो अदत्त मत किराया खाता दायित्व, तो जब दायित्व बढ़ता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, है ना। और किराया वह है, वह बढ़ने पर क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो इसीलिए किराया खाता डेबिट होगा, नाम अदत्त किराया खाते से। ठीक है, उसके बाद इसमें का दूसरा जो था वो दिया था आपको पूर्वदत्त व्यय। तो पूर्वदत्त व्यय में मतलब पहले से दे दिया है हमने, वो उसका टाइम आया नहीं है डेट, और पहले से हमने भर दिया है। तो देखिए 2021 का 5,000 रुपये किराया 2020 में ही दे दिया, तो इसका लेखा इस प्रकार होगा। अब 2021 का था लेकिन हमने पहले ही भर दिया उसका किराया, तो क्या होगा, इधर डेट लिखेंगे, पूर्वदत्त किराया खाता डेबिट 5,000, नाम लिखा है किराया खाता से 5,000, किराया का अग्रिम भुगतान किया गया। अब देखिए किराया है, किराया एक व्यय है, लेकिन वो जब व्यय हुआ ही नहीं है, उसका उन्हें पहले ही दे दिया, तो व्यय नहीं होगा, वो होगा हमारी संपत्ति, क्योंकि हमने अभी उसका उपयोग करना बाकी है, हमने उसका भुगतान पहले ही कर दिया है। जब तक उसका उपयोग नहीं होगा तब तक वो व्यय नहीं होगा। ठीक है, किराया व्यय है, लेकिन जब तक हम उसको उपभोग नहीं कर लेंगे वो व्यय नहीं होगा। पहले से उसका भुगतान कर दिया है, मतलब वो हमारी संपत्ति है। तो संपत्ति जब बढ़ती है तो उसको डेबिट किया जाता है। किराया वह है, किराया वह है, पहले से दे दिया है ना, ये कम हो रहा है, अब हमको आगे तो नहीं बढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए ये क्रेडिट होगा। ठीक है, उसके बाद है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज है, उदाहरण में देखिए, पूंजी पर 4,000 रुपये का ब्याज दिया, इसकी जनरल प्रविष्टि इस प्रकार होगी। तो पूंजी पर ब्याज जो है, पूंजी किसका होता है, व्यवसाय के मालिक का जो होता है वो पूंजी खाता होता है ना। तो पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर जो ब्याज मिलेगा वो किसका होगा, मालिक का होगा, है ना। तो व्यवसाय के लिए वो तो एक प्रकार से क्या है, व्यवसाय को देना पड़ेगा मालिक को, है ना। तो व्यवसाय के लिए एक प्रकार का व्यय है, और व्यय बढ़ने पर क्या होता है, उसे डेबिट किया जाता है। तो पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट पूंजी खाते से, उसको कहाँ से देगा, पूंजी खाते से ही देगा, है ना।
तो इसीलिए वो डेबिट। हम लोग कभी भी जनरल प्रविष्टि करना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप कंपनी के लिए कर रहे हैं। कभी भी जनरल प्रविष्टि करते समय ध्यान में ये रखना, आप जो भी प्रविष्टि करेंगे कंपनी के लिए करेंगे, ना कि खुद के लिए, ठीक है। उसके बाद है आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज, देखिए आहरण क्या होता है, जब माली व्यवसाय का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए पैसा या वस्तु जब निकालता है बिजनेस से, व्यवसाय से, तो उसको आहरण कहते हैं। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, आहरण पर 2000 रुपये ब्याज दिया, इसकी जनरल प्रविष्टि इस प्रकार होगी। अब आहरण पर ब्याज, आहरण देखिए आहरण करने से पूंजी कम होती है, ठीक है। तो ये आहरण से पूंजी कम हुई, और आहरण पर जो ब्याज होगा उसको जो व्यवसाय का जो स्वामी है वो व्यवसाय को लौटाएगा, वो है ना, और ब्याज के साथ में लौटाएगा। तो इससे क्या होगा, आहरण खाता डेबिट आहरण पर ब्याज खाते से, ठीक है। तो इसकी प्रविष्टि इस प्रकार होगी। देखिए किसी ने गलत भी लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर और किसी का देख के लिख रहे होंगे यूट्यूब से, तो मैं भी देखा हूँ वहाँ पे ब्याज खाता नहीं, सीधा आहरण का वहाँ पे किया गया है, आहरण पर ब्याज का प्रविष्टि नहीं किया है। थोड़ा सा देख के लिखिए, अपना भी दिमाग लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे में क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है प्राप्ति भुगतान खाता में अंतर। तो प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता में अंतर लिखना है, कोई 4 ही लिखना है, मैं यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा हूँ आपके लिए, तो आप लिखिए। प्रकृति के हिसाब से आधार भी लिखा हूँ। यह रोकड़ बही का संक्षिप्त रूप होता है जो प्राप्ति भुगतान, और आय व्यय खाता या आगम प्राप्ति व आगम व्यय का संक्षिप्त रूप होता है। इसे देख लीजिएगा, मैं एक एक पढ़ के नहीं बताता हूँ, आराम से वीडियो को पॉज करके लिखिए। अगर उसमें भी देखने में दिक्कत आ रही है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप जो है, मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, नीचे में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको इसका PDF भी अवेलेबल करवा सकता हूँ, आपके कमेंट पर है, कमेंट करके बोलिए। और वहाँ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप मुझे बोलिए, तो मैं इसके लिए आपको इसका PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है कि उसमें राम और श्याम का जो अनुपात दिया है वो 3/2 है, 3:2, और उसमें जो गोविंद का जो नया अनुपात है 1/5 के लिए उसको साझेदार बनाया है। और क्वेश्चन ये किया गया है कि तीनों का नया अनुपात क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले कुल लाभ मान लेते हैं 1 है, तो गोविंद नया साझेदार का भाग तो दिया हुआ है 1/5 है, तो 1 में से 1/5 आप घटा दोगे तो शेष भाग कितना बचेगा 4/5। अब राम का नया भाग नीचे में 5 क्यों आ रहा है, 3/2, मतलब 3 + 2 को जोड़ के टोटल 5 भाग बनते हैं, तो इसीलिए ये 5। तो 5 में से 3 भाग तो राम का है, तो नया जो शेष भाग बचा है 4/5 का 3/5 कितना होगा, 12/25 होगा। और वैसे ही श्याम का जो नया भाग आएगा, श्याम का कितना था, 2 था, है ना, तो 2/5, तो इसमें 4/5 का 2/5 आप निकालोगे तो कितना होगा, 8/25 हो जाएगा। तो इसका जो नया अनुपात आ रहा है 12/25, 8/25, 1/5। तब इसमें अगर इसको अनुपात में तीनों का लाएंगे तो देखिए नीचे में 25 है, सभी का 25 में से है, 25 में से 12, 25 में से, तो इसको भी 25 में से जब करेंगे तो 5×5 = 25, तो इसका 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा 12:8:5 होगा तीनों का क्रमशः। तो जो 12 है वो राम के लिए है, 8 है वो श्याम के लिए, और 5 जो है गोविंद के लिए है। अब इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है जो अंशों के निर्गमन से वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, तो उसका आंसर जो है आप लिखेंगे, उसमें 12,000 अंश निर्गमित किए गए हैं, और आवेदन 2 रुपये प्रति अंश है, और आवंटन के लिए 4 रुपये है, और प्रथम तथा अंतिम याचना के लिए 4 रुपये है, ठीक है। तो उसका हमको जनरल प्रविष्टि करना है। तो जनरल प्रविष्टि इस प्रकार से करना है, आप देख लीजिए, एक एक आराम से देखिए इसको, ठीक है। ऐसा कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर लिखने में थोड़ा जल्दीबाजी हो रहा है तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए
और वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, इसका टोटल आता है 2,40,000। आराम से लिखिए, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा सॉल्यूशन? देखिए, एक सॉल्यूशन गलत है वहाँ पे, मैं किसी और के यूट्यूब में मैं देखा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आहरण पर ब्याज वाला, तो उसको आप ठीक करके यहाँ से लिख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा है। मिलते हैं अगले इसमें। आप बताइए, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, और पीडीएफ के लिए मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।